नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी टीचिंग पर। दोस्तों, आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, कक्षा कक्ष में भाषा का कार्य है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी संप्रेषण में उपयोग, कक्षा कक्ष चर्चा में उपयोग और लिखित कार्य में भाषा का उपयोग, तीनों ही कक्षा कक्ष भाषा का कार्य है। कक्षा में भाषा का उपयोग केवल बातचीत यानी संप्रेषण के लिए नहीं, बल्कि विषय पर चर्चा करने और नोट्स या उत्तर लिखने यानी लिखित कार्य के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। भाषा कक्षा कक्ष की सभी गतिविधियों का मुख्य आधार है। दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो उत्तर है ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई और मूलभूत इकाई जो है वह है ध्वनि, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जब इसी ध्वनि को लिखित रूप में दिया जाता है तो उसे वर्ण कहा जाता है। तीसरा है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि सक्रिय अधिगम प्रविधि और खेल विधि, और तीसरा है प्रोजेक्ट विधि। ये तीनों ही विधियां हैं भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सक्रिय अधिगम, खेल खेल में सीखना और प्रोजेक्ट बनाना, ये सभी भाषा शिक्षण की आधुनिक और मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जो बच्चे की स्वाभाविक रुचि को बढ़ाती है। फोर्थ है, श्रवण कौशल शिक्षण की विधि है। तो उत्तर है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यानी लाउड रीडिंग में शिक्षक या छात्र बोलकर पढ़ते हैं, जिसे सुनकर कक्षा के अन्य छात्र अपने श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल और उच्चारण को सुधारते हैं, जबकि देखो और कहो विधि पठन यानी रीडिंग कौशल के लिए होती है। पांचवा है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है। ए है गृह कार्य, बी है छात्र की अभिरुचि और सी है ज्ञान। तो उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी कि छात्र की अभिरुचि और ज्ञान। सतत मूल्यांकन सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। यह केवल किताबी ज्ञान यानी संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं, बल्कि छात्र की अभिरुचि यानी भावनात्मक पक्ष और व्यवहार का भी लगातार आकलन करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अति लघुत्तरी प्रश्न। भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो भाषा की परिभाषा प्रसिद्ध भाषाविद स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। सरल शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों और इच्छाओं का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, बहुभाषिकता शिक्षण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो उत्तर है बहुभाषिकता शिक्षण के 2 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक से अधिक भाषाएं सीखने से बच्चों को सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है समावेशी कक्षा का निर्माण। जब कक्षा में विभिन्न भाषाओं का सम्मान होता है तो बच्चे एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, जिससे कक्षा में सामाजिक समरसता और सहयोगात्मक अधिगम का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, शिशु का बलबलाना क्या है। तो बलबलाना यानी बबलिंग यह शिशु के प्रारंभिक भाषा विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो प्रायः 4 से 6 महीने की आयु में शुरू होती है। इस अवस्था में शिशु स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर निरर्थक शब्दों को बार बार दोहराता है। उदाहरण के लिए बा बाबा, माँ मामा और पा पापा आदि ध्वनियाँ निकालता है। यह प्रक्रिया बच्चों की वाक इंद्रियों के व्यायाम और वास्तविक बोलने की तैयारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, कविता यानी पद्य की विशेषता बताइए। तो उत्तर है कविता या पद्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लयात्मकता या संगीतात्मकता। कविता में लय, तुक, यति और गति का समावेश होता है, जिससे इसे गाकर पढ़ा जा सकता है। दूसरा है भाव प्रधानता। कविता मुख्य रूप से हमारी भावनाओं और कल्पनाओं को जागृत करती है। तीसरा है संक्षिप्तता और रस। कम शब्दों में गहरी बात कहना और पाठक को आनंद यानी रस की अनुभूति कराना कविता की मूल विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर बताइए। तो गद्य और पद्य काव्य में अंतर निम्नलिखित है। गद्य विचार प्रदान होता है, जबकि पद्य भाव प्रदान होता है। गद्य में व्याकरण के नियमों का कठोरता से पालन होता है, जबकि पद्य में कवि को शब्दों और व्याकरण में छूट यानी काव्यात्मक स्वतंत्रता होती है। गद्य में इसमें लय, तुक या छंद की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पद्य लय, तुक और छंदों से बंधी हुई संगीतात्मक रचना होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है रचनात्मक आकलन भाषा की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति, उनकी कठिनाइयों और सीखने के तरीकों को लगातार जांचना रचनात्मक आकलन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ग्रेड देना नहीं, बल्कि उन्हें तुरंत फीडबैक देकर उनके भाषा कौशल
सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना में सुधार करना होता है। विधियाँ: कक्षा में प्रश्न पूछना, समूह चर्चा करना, अवलोकन करना और पोर्टफोलियो इसका हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 8 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों में पठन रुचि विकास के लिए शिक्षक को कौन से प्रयास करने चाहिए? तो उत्तर है बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक के प्रयास। बच्चों में पढ़ने की आदत डालना प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बाल केंद्रित उपाय करने चाहिए। पहला है आकर्षक बाल साहित्य का प्रयोग। कक्षा में रंग बिरंगे चित्रों वाली कहानियों और कविताओं की पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए ताकि बच्चे दृश्य रूप से आकर्षित हो। दूसरा है कक्षा में रीडिंग कॉर्नर। कक्षा में एक कोने में एक छोटा पुस्तकालय बनाना चाहिए जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकें। तीसरा है सस्वर वाचन। शिक्षक को हाव भाव और उचित उतार चढ़ाव के साथ कहानी या कविता पढ़कर सुनानी चाहिए। इससे बच्चों में भी वैसा ही पढ़ने की उत्सुकता जागृत होती है। चौथा है कहानी का नाटकीकरण। पढ़ी गई कहानी पर बच्चों से नाटक या अभिनय करवाना जिससे पठन सामग्री उनके जीवन से जुड़ सके। पांचवा है प्रोत्साहन और प्रशंसा। पढ़ने के छोटे छोटे प्रयासों पर बच्चों की सकारात्मक प्रशंसा करनी चाहिए। निष्कर्ष: शिक्षक को पढ़ने को बोझ की बजाय एक आनंददायक गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है लेखन कौशल विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है लेखन कौशल विकास की प्रमुख विधियां। लेखन कौशल बच्चों के सूक्ष्म गामक कौशल और मानसिक विकास पर निर्भर करता है। इसके विकास की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें शिक्षक स्लेट या कॉपी पर बिंदुओं यानी डॉट्स के माध्यम से अक्षर उकेरते हैं। बच्चे पेंसिल से उन बिंदुओं को जोड़कर अक्षर का आकार बनाना सीखते हैं। यह प्रारंभिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें शिक्षक शामपट या कॉपी पर पूरा अक्षर या शब्द लिख देते हैं और बच्चा उसे देखकर स्वतंत्र रूप से नीचे उतारने या नकल करने का प्रयास करता है। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों को पहले लकड़ी या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनके मस्तिष्क में अक्षर की छवि छप जाती है। चौथा है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि इसमें सरल रेखाओं और वृत्तों के अभ्यास के बाद उन्हें जोड़कर जटिल अक्षर बनाना सिखाया जाता है। पांचवा है चित्र विधि। चित्र दिखाकर उनके नीचे लिखे शब्दों को लिखने के लिए प्रेरित करना जिससे अर्थपूर्ण लेखन विकसित हो। प्रश्न क्रमांक 9 है भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो किताबी पढ़ाई के साथ साथ कक्षा या विद्यालय में आयोजित की जाती हैं। भाषा विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये भाषा को रटने के बजाय उसे जीन और व्यवहार में लाने का अवसर देती है। प्रमुख पाठ्य सामग्री क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है वाद विवाद प्रतियोगिता। इससे बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, तर्क क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है। दूसरा है कविता पाठ और अंताक्षरी। यह गतिविधियों से बच्चों में उच्चारण की शुद्धता, शब्द भंडार और लयात्मक पठन की रुचि बढ़ती है। तीसरा है नाटकीकरण। इसके माध्यम से बच्चे संवाद बोलना सीखते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। चौथा है विद्यालय पत्रिका या वृत्ति पत्रिका। इसमें बच्चों द्वारा लिखी गई स्वरचित कहानियाँ, कविताएं या लेख प्रकाशित करने से उनके रचनात्मक लेखन कौशल को मंच मिलता है। पांचवा है कहानी कथन। बच्चों की कल्पना शक्ति और श्रवण वाचन कौशल को निखारने की यह एक शानदार गतिविधि है। निष्कर्ष: ये गतिविधियां भाषा को एक नीरस विषय की बजाय जीवंत और आनंदमयी प्रक्रिया बना देते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता बताइए। तो भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम की उपयोगिता। शिक्षण सहायक सामग्री वह उपकरण या साधन है जो शिक्षक को अपनी बात प्रभावी ढंग से समझाने और बच्चों को आसानी से सीखने में मदद करता है, जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड, ऑडियो वीडियो क्लिप। इसकी प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित हैं। पहला है अमूर्त को मूर्त रूप देना। व्याकरण के अमूर्त नियमों या नई कहानियों को चित्र या मॉडल के माध्यम से समझाना आसान हो जाता है। दूसरा है ध्यान केंद्रित करना। आकर्षक फ्लैश कार्ड या कठपुतली के उपयोग से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं और उनका ध्यान कक्षा में केंद्रित रहता है। तीसरा है स्थायी ज्ञान। हमारी कई इंद्रियां जैसे आँख और कान दोनों का उपयोग होने से सीखा गया ज्ञान मस्तिष्क में लंबे समय तक टिकता है। चौथा है समय और ऊर्जा की बचत। कठिन शब्दों या भावों को केवल बोलकर समझाने से अधिक समय लगता है, जबकि दृश्य सामग्री उसे सेकंडों में स्पष्ट कर देती है। पांचवा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। कुछ बच्चे सुनकर अच्छा सीखते हैं, कुछ देखकर।
टीएलएम जैसे ऑडियो बुक और स्मार्ट बोर्ड हर प्रकार के बच्चे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये था एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।